हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। मैं राकेश कुमार शर्मा और ऑफिसर्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है बच्चे हमारा मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स को हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ये टॉपिक बताऊंगा, बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं, वर्क, पावर, एनर्जी, प्रेशर और लीनियर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, मैकेनिकल एबिलिटी, इफिशियंसी। ये जो लास्ट वाले 3 पॉइंट हैं, यहाँ से कम ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में वो बनेंगे वर्क एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। अभी तक जो मैंने देखा है मर्चेंट नेवी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जितने भी अभी तक कंपनीज के अलग अलग कंपनीज के एग्जाम हुए हैं, सब में मैकेनिकल एडवांटेज बहुत एक दो बार पूछा गया है। पावर मैकेनिकल एनर्जी के क्वेश्चंस पूछे गए, एनर्जी कंजर्वेशन के पूछे गए और वर्क। लेकिन हम लोग सारे टॉपिक करेंगे, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक भी टॉपिक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, सेकंड पार्ट रहेगा रोटेशनल मैकेनिक्स। रोटेशनल मैकेनिक्स में हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस को कैसे किल करना है वो चीज़ डिस्कस करेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा रोटेशनल मैकेनिक्स को हम लोग रोलिंग प्लस रोटेशन दोनों को एक साइड कंबाइन करके, तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेटरी मोशन को कंबाइन करके रोलिंग मोशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग स्टार्ट अपनी रफ कॉपी या फिर जो भी फेयर कॉपी पेन निकाल लीजिए। आपको मैं बीच बीच में एक दो क्वेश्चंस भी बोलूँगा, तो आप लोगों के आंसर सबके आने चाहिए। मैं स्टार्ट करूँगा फर्स्ट टॉपिक से, वर्क पर। तो वर्क पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फोर्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। वैसे हमने पिछली क्लासेज में फोर्स के बारे में पढ़ा है, फिर भी फोर्स को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वर्क के जो फॉर्मूला है उसको लगाने में हम लोग कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, वर्क डन निकालने में कहाँ कहाँ हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, वो भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले वर्क से पहले आप लोग हेडिंग लिखेंगे बच्चे, फोर्स क्या होता है। क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि पहले हमने पढ़ा है। तो फोर्स के बारे में 2-3 चीज़ याद रखेंगे। हमारे पास फोर्स होता है बच्चे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। और लीनियर मोमेंटम आप सबको पता है, लीनियर मोमेंटम होता है बच्चे मास इंटू में वेलोसिटी, यही होता है हमारे पास। लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे, फोर्स है। और फोर्स में अगर लिखूंगा तो फोर्स इज इक्वल टू में हम लोग ए एम ए डी पी बाई डी टी है, तो डी पी बाई डी टी को ये भी लिख सकते हैं। या फिर मैं एम को थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ, एम को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर एसिलेशन की जगह डी वी बाई डी टी लिख देंगे। क्या लिख लेंगे, डी वी बाई डी टी। ये भी एक्सप्रेशन आपके पास फोर्स का हो सकता है। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू में एम। एसिलेशन आपने पढ़ा होगा, एसिलेशन होता है वी डी वी बाई डी एक्स। एक एक्सप्रेशन ये होता है एसिलेशन का, आपके पास आपने पढ़ा होगा। तो फोर्स का ये एक्सप्रेशन भी ये हमारे पास है, इसको मैं एसिलेशन उठा के रख देता हूँ। तो फोर्स इज इक्वल टू में एम ए, ये क्या हमारे पास एसिलेशन है। ये 4 एक्सप्रेशन बच्चे हमारे पास फोर्स के होते हैं। और इन चारों में से आप लोग एनर्जी निकालने के लिए, वर्क डन निकालने के लिए किसी एक्सप्रेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं। ये सीधा चेंज इन लीनियर मोमेंटम दिया है, वहाँ पर यूज करोगे आप लोग। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी दिया तो डायरेक्ट एसिलेशन निकाल के ही पुट कर सकते हो, यहाँ से ही पुट कर सकते हैं। व्हेन द वेलोसिटी इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में दी है तो आप लोग क्या यूज करेंगे, थर्ड वाला रिलेशन यूज करेंगे। इट इज द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स। तो हम लोगों को दरअसल एक ही फॉर्मूला याद होता है, इसी को लगाने की कोशिश करते हैं। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए भाई ये कंसेप्ट बता सकता है, ये कंसेप्ट यहाँ से दे सकता है, चारों। फिर मैंने आपको बताया था बच्चे, जो हम लोग वर्क फोर्स पढ़ते हैं, फोर्स 2 टाइप के पढ़ते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स, ये कौन से होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन डिपेंड किसके ऊपर करता है, ऑन द सेपरेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, उसके ऊपर काम करेगा, उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। जो मैं आपको अभी वर्क डन बताऊंगा वो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, 2 फोर्सेस के द्वारा पढ़ेंगे हम लोग। एक तो वर्क डन रहेगा हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, कंजर्वेटिव फोर्स क्या काम, एक रहेगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। एक किसके द्वारा रहेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा रहेगा। दोनों को बारे में पढ़ेंगे हम लोग। या फिर इसको वेरिएबल फोर्स भी बोल देते हैं। वेरिएबल फोर्स अगर लग रहा है तो आपको अलग अलग क्वेश्चन दिए होंगे, आप लोगों को कैसे किल करने हैं, ठीक है। तो फोर्स के 4 एक्सप्रेशन क्लियर है। एक और एक्सप्रेशन, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आपको बताऊंगा काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम का। उसके पहले यहाँ पर हेडिंग डालो बच्चे, वर्क डन क्या होता है। क्या वर्क डन होता क्या है, देखो एक आपके पास कोई भी बॉडी है और बॉडी किसी भी स्टेट में हमारे पास, अगर जब कभी भी मैं आपको बॉडी की स्टेट की बात करूंगा तो आपके ध्यान में 2 चीज़ आनी चाहिए। स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक तो रेस्ट होता है,
एक मोशन है। दो पोजीशन हो सकती है, या तो बॉडी किस में हो सकती है, रेस्ट की पोजीशन में हो सकती है, या फिर बॉडी किस में हो सकती है, मोशन की स्टेट में हो सकती है। अगर बॉडी रेस्ट की स्टेट में जब आप फोर्स लगाओगे तो रेस्ट की स्टेट से बॉडी मोशन की स्टेट में आना चाहेगी, तो फोर्स लग रहा है आप लोग चेंज होगा स्टेट के अंदर। अगर बॉडी मोशन की स्टेट में और बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी मोशन से, या फिर स्पीड बढ़ाएगी या फिर रेस्ट की स्टेट में आएगी स्पीड घटा करके, ठीक है, तो यहाँ पर भी चेंज होगा हमारे पास। तो स्टेट, ये स्टेट है कोई बॉडी में एम मास की बॉडी है और इसका स्टेट रेस्ट मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, रेस्ट है। आपने क्या किया, यहाँ से फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया और बॉडी को डिस्प्लेस करके आगे तक लेके गए। मैं मान लेता हूँ बॉडी को थोड़ा सा आपने डिस्प्लेस किया और इस बॉडी को यहाँ पर लेके आ गए। एम मास की बॉडी थी तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट चला होगा, डी चला होगा, एस चला होगा, कुछ भी ले सकते हैं। तो आपने फोर्स लगाया, बॉडी को डिस्प्लेस करके कहीं तक लेके गए, तो आप कह सकते हैं हमने कुछ काम किया। क्या किया, काम किया। तो हम लोग डिफाइन जो करते हैं वर्क डन को, वो वर्क डन को डिफाइन करते हैं हम लोग बच्चे फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना किया हमने, या फिर फोर्स किसी एंगल पर लग रहा है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट उसका ले लेते हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग वर्क डन को ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स इनटू में डी। यहाँ पर ओनली ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम लोग ओनली डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, गलती कहाँ पर होती है अभी आपको बताऊंगा। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट तो आपने पढ़ा है, ए डॉट बी, ये सब ने पढ़ा है। वेक्टर में ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा के इक्वल। ए डॉट बी इक्वल टू में ए बी कॉस थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डी कॉस थीटा। यह आप फॉर्मूला तब यूज करोगे व्हेन डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों के बीच में आपको कोई ना कोई एंगल दिया है। क्या दिया है, एंगल। जैसे मैं कहता हूँ एक ब्लॉक आपके पास ये है, आपने फोर्स ऐसे लगाया, फोर्स ऐसे लगाया, बॉडी डिस्प्लेस होकर के आगे जाएगी। अब डिस्प्लेस होकर के आगे जाएगी तो इधर और इधर दो कंपोनेंट फोर्स के आपको तोड़ने पड़ेंगे। इधर कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा बच्चे, एफ साइन थीटा आ जाएगा। दो कंपोनेंट आ जाएंगे। ये जो एफ कॉस थीटा कंपोनेंट है, बॉडी इधर डिस्प्लेस करेगी तो आपको ये कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो एफ कॉस थीटा कंपोनेंट वही है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में आप लोगों ने तोड़ा है, ठीक है। तो किसी एंगल पर फोर्स लग रहा है तो एफ कॉस थीटा कंपोनेंट लेना पड़ेगा। सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो एंगल 0 हो जाएगा और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। आपको कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, ठीक। वर्क डन एफ डी कॉस थीटा। कोई डाउट किसी को? अब देखो वर्क डन को एनालिसिस करेंगे, उसके पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम। इसको आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। बाद में मैं बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बनाऊंगा और बताऊंगा आप लोग गलतियां कहाँ पर करते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन आज ट्रेंड बना हुआ है, किसी भी एग्जाम में तुरंत डाल देता है। देखिए मैं कहता हूँ ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है। एक ऐसे करके आपके पास कोई भी सरफेस है, ठीक है। एक ब्लॉक रखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। ऐसे करके सरफेस नहीं लेता हूं मैं, दूसरा डायग्राम बनाता हूं। मैं यहां से किसी बॉब को ऐसे लटका देता हूं, ठीक है, और फोर्स ऐसे लगा देता हूं। ये फोर्स, बॉब क्या होता है, डिस्प्लेस होकर और यहां तक आ जाता है, यहां तक आ गए थीटा डिग्री पर, ठीक है। तो आपको बताना है बच्चे, इसकी लेंथ क्या थी, पहले एल थी। आपको बताना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स एफ। एफ कितना वर्क डन करेगा, क्या बताना है, एफ कितना वर्क डन करेगा। या फिर एक ऐसे करके रॉड थी, सीधे ऐसे करके रॉड थी, ठीक है। यहाँ पर ये फिक्स है, यहाँ पर क्या है, फिक्स है। आपने फोर्स लगाया एफ फोर्स ऐसे, और रॉड क्या आ गई आपके पास, ऐसे करके आ गई, ठीक है। यहाँ पर आ गई। डायग्राम आप समझ जाना, फील कर लो, ठीक है। हाँ, इतनी अच्छी आर्ट नहीं है मेरी, आप फील कर लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर दोबारा गलत बन गया, इसको खूनी कलर से बनाते हैं, ठीक है, फिर सही बनेगा। ये ठीक है, देखो ये पॉइंट था, आपने फोर्स लगाया और ये पॉइंट डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ गया। एंगल थीटा था कुछ भी, यहाँ की लेंथ एल है। तो एफ फोर्स ने वर्क डन कितना किया गया होगा। अब आप लगा रहे हो सर डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, हम लोग गलती क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। आपको ये डिस्प्लेसमेंट नहीं लेना है, आपको ये डिस्प्लेसमेंट नहीं लेना है। फोर्स की डायरेक्शन याद रखेंगे, मैंने किसकी बात की थी, फोर्स की डायरेक्शन की बात की थी। तो आपको लेना है बच्चे ये वाला डिस्प्लेसमेंट। भाई फाइनल पॉइंट तो यहाँ से ऐसे ही आया होगा ना हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ये पर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अगर ये डिस्टेंस कुछ भी आपको एक्स दिया, एल दिया, ए दिया, कुछ भी ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट ए कॉस थीटा आ जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट का।
क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर आप वर्क डन निकालना चाहोगे तो वर्क डन जो है एफ इंटू में ए कॉस थीटा, क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा। या फिर आपको एल दिया है तो ये कंपोनेंट तो एल कॉस थीटा आ जाएगा, ये एल साइन थीटा। इस कंपोनेंट को मैं एल साइन थीटा भी लिख सकता हूँ अगर एल की फॉर्म में दिया है। एल को दो कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, एक तो एल को मैंने इस कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, एक इस कंपोनेंट में, तो इधर तो आ जाएगा एल कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा ए को मैं क्या लिख सकता हूँ एल साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। तो एफ इज इक्वल टू में एल साइन थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हम लोगों को हैबिट क्या होती है, आदत दरअसल क्या होती है, यहाँ से और यहाँ पॉइंट तक देख लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट ये ले लेते हैं, ये आपको नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोगों को आदत होती है यहाँ से और यहाँ तक ये नहीं लेना है। अगर आपको एल दिया है तो इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैं इधर लूंगा भाई, यहाँ से मैं इधर परपेंडिकुलर फोर्स तो इधर लग रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा एल साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल साइन थीटा, ठीक है। ए इजिकल टू एल साइन थीटा है, एक कॉस थीटा और था हमारे पास इसके साथ, भाई ए की जगह तो एल साइन थीटा है, तो पहले आप ये निकाल लोगे, ये ए इजिकल टू में क्या हो जाएगा एल साइन थीटा हो जाएगा। इस ए का कंपोनेंट अगर ये थीटा ए का कंपोनेंट इधर ए कॉस थीटा आ जाएगा, तो वर्कडन की आप बात करोगे तो वर्कडन हो जाएगा एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरे पास ए कॉस थीटा। अगर आपको ए नहीं पता है तो ए आप निकाल चुके हो एल साइन थीटा, तो एल साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा आपके पास बच जाएगा। मैंने कहा यहाँ से एल को तोड़ेंगे, एल कॉस थीटा कंपोनेंट ए इक्वल टू एल साइन थीटा, लेकिन हमको ए डिस्प्लेसमेंट नहीं लेना है, इधर जिधर फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपको लेना है, ठीक है। हमको डिस्प्लेसमेंट ए नहीं लेना है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेना है ए कॉस थीटा, और ए कैसे निकाल लोगे आप एल साइन थीटा। तो यहाँ से न्यूमेरिकल कम पूछता है आपको, डायरेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछ लेता है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ एल बाई टू साइन 2 थीटा, क्या लिख सकता हूँ मैं साइन 2 थीटा। क्यों साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा हमारे पास, ठीक है। तो इतना डीप वैसे मर्चेंट नेवी में 1-2 बार ही मैंने क्वेश्चन देखा है, ज़्यादा आपको पूछता नहीं, लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट आपको लेना कैसे, तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है, फॉर्मूला आपको कह रहा है तो वर्क डन क्या होता है द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आपको इसकी बात करनी है, आपको फोर्स की डायरेक्शन में क्या लेना है डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ तो बताया था आपको फोर्स लगाया और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करता, किसकी बात करता, वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करता, दोनों केसेस को लेता हूँ मैं एग्जाम्पल, दोनों केसेस को ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर बॉब था मेरे पास, ठीक है, ऐसे लटका हुआ था, मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया, ठीक है, और ये बॉब कहाँ पर आ गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करनी है। या फिर एक मेरे पास ऐसे रॉड थी, इसको मैंने इस प्लेट्स पर हिंज किया हुआ है, यहाँ पर फोर्स लगाया हुआ है आपके पास है, तो ये क्या हो गई होगी थोड़ी डिस्प्लेस होकर के ऐसे करके बन गई होगी, ठीक है। तो ये डिस्प्लेस हो गई, ये एंगल क्या है थीटा। वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब ग्रेविटी, अब इस फोर्स से आपको कोई लेना देना नहीं, आपको देखना है ग्रेविटेशनल। अगर ये एल है ये थीटा है, तो आप कंपोनेंट की बात करोगे यहाँ पर, ये जो हाइट चली इसने ये हाइट आपको लेनी पड़ेगी। क्यों, वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करते हैं तो वर्क डन होता है एम जी, तो फोर्स हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हाइट, कितनी हाइट तक आपने चला है। अगर कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटली मूव कर रही है तो वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, और कोई बॉडी वी की स्पीड से मूव कर रही है तो वर्क डन हाफ एम वी स्क्वायर होता है। कोई बॉडी एच हाइट पर ऊपर जा रही है अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रही है तो वर्क डन एम जी एच। तीनों को मैं डिटेल में अभी बताऊंगा, अभी याद रखो वर्क डन क्या हो जाएगा एम जी एच हो जाएगा। तो इसका मास कितना था बॉब का, एम रहा होगा, तो एम जी तो नीचे लग रहा है, ये हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। अगर ये टोटल एल था तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा एल साइन थीटा। आपको कोई मतलब नहीं है इससे, ये मेरे पास क्या है एल था, एक सेकेंड, अगर ये एल है तो इधर एल डिस्प्लेस हो क्या होगा, मेरे को यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, बस यहाँ से यहाँ तक का। तो कैसे निकालोगे आप ये लेंथ को, ये एल है तो ये कंपोनेंट एल कॉस थीटा आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको एल कॉस थीटा लिख देता हूँ। अब टोटल एल में से एल कॉस थीटा घटाऊंगा, हाइट आ जाएगी, तो हाइट इजिकल टू आ जाएगी बच्चे एल माइनस के एल कॉस थीटा। एल आप कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस के कॉस थीटा। इस हाइट की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देंगे, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी आ जाएगा, या फिर वर्क डन बाय द ग्रेविटी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपसे बात करूँगा, ये अगर आपके पास लेंथ एल है, ये भी लेंथ है, तो यहाँ से चला होगा ये पार्टिकल, ठीक है, और यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। अब देखो कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है तो आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर मान के चलते हैं, सेंटर में, सेंटर ऑफ मास सेंटर में मान के चलते हैं। तो ये लेंथ आपको एल नहीं लेनी है, एल बाई टू लेनी है। क्या लेनी है मैं उसकी एल बाई टू लेनी है। तो वर्क डन की बात करोगे तो वर्क डन यहाँ पर भी
वेट तो mg काम कर रहा होगा और लेंथ क्या लेनी है आपको, हाइट h। अब हाइट h कैसे लोगे, यहाँ तक तो ये थी और डिस्प्लेसमेंट होके इधर ही आ गई है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो ये कितनी हाइट चला होगा, पहले ये और बाद में यहाँ पर आ गया, ये हाइट कैसे निकालोगे, L/2 cos थीटा कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इस L/cos थीटा को L/2 में से घटा देंगे तो मेरे पास हाइट आ जाएगा L/2 माइनस के L/2 cos थीटा। ये हाइट की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दोगे आप, आंसर आ जाएगा आपके पास। अगर कोई हमारे पास m मास का बॉब लटका हुआ है तो डायरेक्ट h ले सकते हैं, अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ मास पर, तो लेंथ की जगह क्या लेना पड़ेगा, L/2 लेना पड़ेगा। हम लोग यही गलती करते हैं, हम लोगों को रटा हुआ होता है कि जो हाइट होगी हमारे पास L माइनस के L cos थीटा होगी, लेकिन यूनिफॉर्म मास है तो यूनिफॉर्म मास है तो कहाँ पर ले लेंगे, सेंटर में ले लेंगे, तो बाई 2 और करना पड़ेगा आपको, ठीक है, L माइनस के L/2 आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये था वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लेना है, इस फोर्स से कोई मतलब नहीं है। और पिछले केस में था वर्क डन बाय दिस फोर्स, ये फोर्स है तो इस फोर्स की डायरेक्शन में मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया था। आई थिंक दोनों कंसेप्ट क्लियर होंगे आपको, ठीक है, नहीं तो वीडियो को एक बार पॉज करो, पॉज करके फिर देख लेना, ठीक है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हमारे पास ही होता है, ठीक है। वीडियो को थोड़ा मैं आई थिंक इतना फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्लो ही पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो क्या करना, वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लेना सेटिंग में जा करके, फिर आप देखना आराम से। अच्छे कंसेप्ट है दोनों और बहुत ही इजी कंसेप्ट है। ये दो केस आपके समझ में आए होंगे, ठीक है। अब देखिए मैं वर्क डन को एनालाइज करता हूँ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, देखिए मैंने अभी आपको बताया वर्क डन इज इक्वल टू में होता है एफ डी या फिर एफ डी कॉस थीटा, ये वर्क डन है। अब मैं आपको कंडीशन फॉर जीरो वर्क डन बताता हूं। कंडीशन फॉर जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन की कंडीशन क्या होगी इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कंडीशन फॉर जीरो वर्क डन, देखो मैंने आपको बताया था वर्क डन इज इक्वल टू में एफ डी कॉस थीटा होता है। तो जीरो वर्क डन की कंडीशन है या तो आपके पास फोर्स जीरो हो जाए या फिर ये डी जीरो हो जाए, ठीक है, या फिर क्या हो जाए इस एंगल की वैल्यू जीरो आ जाए, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाए जीरो। तीनों में से कोई भी एक वैल्यू जीरो आ जाए तो हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो पहले केस में तो हमारे पास कंडीशन डायरेक्टली ले सकते हैं, इफ फोर्स इज इक्वल टू में जीरो आ जाएगा तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो तो जीरो होगा, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं। फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ऐसा भी हो सकता है बॉडी पर दो से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं लेकिन ऑल फोर्सेस का मैं सम देखूंगा तो वेक्टर कंपोनेंट रिजॉल्व होकर एक दूसरे को जीरो कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। नेट फोर्स जीरो आ जाएगा तो यहाँ पर फोर्स जीरो है, इससे अच्छा ये होगा आप ऐसे लिख सकते हैं एफ नेट, नेट फोर्स सभी फोर्सेस का सम अगर बॉडी के ऊपर जीरो है तो भी हमारे पास वर्क डन क्या माना जाएगा, जीरो माना जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो किस केस में हो सकता है, तो सेकंड केस है आपको वर्क डन करना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है किस केस में, तो पहला केस ले सकता हूँ अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, तो सर्कुलर पाथ पर एक पार्टिकल ए से चला और ए से चल करके दोबारा कहाँ पर आ गया, ए पर आ गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो सर्कुलर पाथ पर कंप्लीट साइकिल 1 2 3 4 5 कितनी भी करे, आफ्टर कंप्लीट साइकिल वर्क डन हमेशा क्या रहेगा बच्चे, जीरो रहेगा, ठीक है। सेकंड केस, एक आदमी यहाँ से चला, अब यहाँ से वो पूरी दुनिया कहीं पर भी घूम के आया, कोई मतलब नहीं है, और यहीं पर आ गया। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब क्या है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन क्या होना चाहिए, बॉडी की सेम होनी चाहिए। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जहाँ पर भी सेम हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट आपके पास जीरो हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है। थर्ड केस में कैसे काम है, कॉस थीटा आपके पास जीरो होना चाहिए, कॉस थीटा जीरो होना चाहिए, थीटा शुड बी 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है, फोर्स अगर बॉडी के पास इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू द फोर्स। जिधर बॉडी डिस्प्लेस कर रही है फोर्स उसके परपेंडिकुलर काम करना चाहिए। जैसे मैंने अभी सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लिया, सर्कुलर मोशन में जो सेंटीपिटल फोर्स होता है वो हमेशा कहाँ काम करता है, अंदर की तरफ, और बॉडी का मोशन कैसे रहता है, परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री हो गया। तो ऑलवेज सर्कुलर पाथ पर ऑलवेज वर्क डन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। याद कर लेंगे, पॉइंट नोट करके लिख लेंगे, वर्क डन बाय द सेंटीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज जीरो। सर्कुलर पाथ के ऊपर हमेशा वर्क डन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन से हमारे पास जीरो वर्क डन की क्या है, या तो हमारे पास नेट फोर्स जीरो हो जाए,
पहले कंडीशन मैंने आपको बताया, बॉडी के ऊपर जितना भी फोर्स लग रहा है नेट फोर्स क्या हो जाए, बॉडी के ऊपर जीरो हो जाए तो वर्क डन क्या रहेगा हमारे पास, जीरो रहेगा। या फिर क्या हो जाए, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। बॉडी के डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की दो ही पोजीशन होती है, बॉडी का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम लेवल पर हो, सेम पोजीशन पर होना चाहिए, सेम पॉइंट पर होना चाहिए। या फिर हम लोग लेवल की बात करते हैं तो सेम लेवल पर होना चाहिए। सेम लेवल पर का मतलब क्या है, बॉडी यहाँ से आपने थ्रो की, ऐसे करके कहीं और जा करके गिर गई, ऐसे थ्रो की कहीं और, लेकिन लेवल तो सेम ही है, तो सेम लेवल पर कोई वर्क डन नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट की, अगेंस्ट द ग्रेविटी की बात करेंगे तो, ठीक है। और एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे आपने 2-3 एग्जाम्पल पढ़े होंगे, कुली का एग्जाम्पल, आप छोटी क्लासेज में आपको कुली का एग्जाम्पल बहुत दिया जाता था कि कुली ने वर्क डन क्या किया, आपको एक क्वेश्चन ऐसे करके कुली बना दिया जाता था और कुली के सर पर कोई भी वेट रख दिया जाता था और कुली इसको लेकर के आगे जा रहा है, तो हम कहते थे वेट है, तो वेट कहाँ काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है, तो ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन देखते थे, तो ग्रेविटी के द्वारा भी वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। या फिर इस आदमी ने इस वेट को उठाने के लिए ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तो आदमी ने फोर्स इधर लगा रखा है, डिस्प्लेसमेंट तो है ही, दोनों केसेस में क्या आता था, एंगल 90 डिग्री आता था, तो वर्क डन क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा। या तो आपको ये पूछे कि पर्सन ने कितना वर्क डन किया है, आदमी ने कितना काम किया, तो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो भी जीरो आएगा। या फिर आपको ये पूछे कि ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन कितना किया गया, ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन भी किया आएगा बच्चे आपके पास, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए बहुत अच्छा। कोई भी डाउट है तो बच्चे बता दोगे आप मेरे को, ठीक है। कोई भी डाउट आपको कहीं से आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे, मैं चेक करता हूँ। नेक्स्ट सेशन हम लोग शुरू करेंगे, उसके पहले मैं लाइव क्लासेज में भी डाउट क्लियर कराऊंगा, और जो आपकी ऑफलाइन क्लासेज हैं वहाँ पर भी मैं क्वेश्चन ये कराता हूँ आपके डाउट के, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं टॉपिक 1 बाय 1 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक पहले चाहिए कि इम्पोर्ट सर ये टॉपिक हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले कराओ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो कमेंट बॉक्स में मैं जो भी टॉपिक आप लिखोगे, मेरे पास ज़्यादा बच्चों की रिक्वेस्ट आएगी, वो टॉपिक हम क्या करेंगे, पहले कर लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि मैं सीक्वेंस से चलूँ पढ़ेंगे फिजिक्स, भाई कई बच्चों को मान लो SHM टफ लगता है, वेव टफ लगता है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग +1 +2 में कम फोकस के साथ पढ़ते हैं। वेव ऑप्टिक्स है, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, उनको रटते हैं बस नंबर लाने के लिए एग्जाम में, ठीक है, लेकिन हमको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाती है। मॉडर्न फिजिक्स की बात करता हूँ, अब मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, बहुत ही माइक्रो लेवल पर जाके सोचना पड़ता है, बहुत ही माइक्रो लेवल पर जाके सोचोगे, बहुत ही डीप में हर चीज़ का आपको वाई पता होना चाहिए। हर चीज़ का वाई पता करने का हम लोग क्या इतना दिमाग 11th-12th में लगाते नहीं, स्कूलिंग लेवल पर ही हमको इतना टाइम होता नहीं, या फिर स्कूल का जो टीचर है वो हमको सिर्फ बोर्ड में अच्छे नंबर दिलाने के लिए बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ा देते हैं, ज़्यादा डीप में हम लोग जाते नहीं। लेकिन कंपटीशन आपके साथ क्या करता है बच्चे, कंपटीशन आपको हर चीज़ का वाई पूछेगा, आपकी लॉजिकल नॉलेज को चेक करता है कि आपके पास लॉजिक कितना, आप लॉजिकली किसी चीज़ को थिंक कर पाते हो नहीं कर पाते हो। तो आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है कि सर ये टॉपिक है उसको हमें पहले करना चाहिए, तो उस टॉपिक को हम लोग पहले कर लेंगे, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। बाकी कोई भी दिक्कत है, आप लोग तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका आ रहा है, बस इसी तरीके से आप कंटिन्यूटी बना के रखें अपनी, ठीक है। कंटिन्यूटी ब्रेक मत करें, अपनी कंटिन्यूटी को बना के रखें। कंटिन्यूटी अगर कहीं भी ब्रेक होगी आपकी, तो फिर आपको बहुत बैक से शुरू करना पड़ता है। 4 दिन आपने कंटिन्यूटी बना के रखी, 1 दिन तोड़ दी, तो आपको 2 दिन पीछे से स्टार्ट करना पड़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस आप कहीं से भी कर सकते हो, मर्चेंट नेवी के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो अवेलेबल बुकलेट है, वो आई थिंक आपको मैंने शेयर भी की हुई, आपको मिल गई होगी, नहीं तो फिर आप कहीं से भी आपके पास सोर्स है सॉरी, कोई भी सोर्स आप लोग पढ़ रहे हो उस सोर्स से तैयारी कीजिए, ठीक है। जो भी डाउट है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जो गाइड किया है वहीं से पढ़ेंगे आप लोग, वहाँ से डाउट मैं बताऊंगा आपको। फिजिक्स में कहीं से भी डाउट है, किसी भी कंटेंट से डाउट है, किसी भी बुक से डाउट है, आप लोग पर्सनली नीचे वीडियो के पास जाकर अंदर नीचे जाकर के क्या कर दो, उसके अंदर पेस्ट कर दो क्वेश्चंस को, मैं आपको बताऊंगा। या फिर जो ग्रुप बना हुआ है हमारे अकेडमी में, आप पर्सनली भी सेंड कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपको हर एक क्वेश्चन का मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग बस यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हैं, और ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। तो आपको कोई भी टाइप की हेल्प चाहिए स्टडी से रिगार्डिंग, वी आर ऑलवेज हियर। इसमें कोई डाउट आपको, तो मैंने अभी आपको वर्क डन के बारे में बताया, किसके बारे में बताया, वर्क डन के बारे में बताया, ठीक है। अब इस वर्क डन के बारे में थोड़ा सा स्प्रिंग कंसेप्ट को हम लोग ऐड करते हैं। मैंने पिछली वाली वीडियो एक सेपरेट बनाई थी स्प्रिंग कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है, मैं ऐड करूंगा उसके वर्क डन में। कभी भी आपको पूछा जाता है स्प्रिंग में, तो मैंने स्प्रिंग, तो वहां पर मैंने आपको याद होगा 4 फॉर्मूले बताए थे। तो एक स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला बताया था, -kx होता था। एक स्प्रिंग एनर्जी का बताया था, ½ kx² होता था। एक मैंने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग को कैसे जोड़ते थे, K1 + K2 करके जोड़ते थे। एक मैंने बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, K1 + K2 करके जोड़ेंगे। और मैंने बताया था जब ब्रेक डाउन करते हो आप किसी स्प्रिंग को क्या करते हो, ब्रेक करते हो, ठीक है, किसी भी रेशियो में, m/n में,
तो जो के की वैल्यू है फर्स्ट स्प्रिंग की K1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m प्लस के n ओवर में m इंटू में k, और K2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास m प्लस के n ओवर में n इंटू में k। ये हमारे पास जब m रेशियो n में तोड़ते हो आप, तो जो अलग अलग स्प्रिंग टूटेंगी उन टूटे हुए हिस्सों की जो वैल्यू हमारे पास K1 K2 की ऐसे करके आएगी। लेकिन यहाँ पर जो मैं चैप्टर करंट आपको पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर मेरे को सिर्फ ये चाहिए, क्या चाहिए, इसकी बात मैं करूँगा। हाँ, अगर आपको K की वैल्यू नहीं देगी गिवन क्वेश्चन में तो आप फर्स्ट वाले का यूज करेंगे, इसका इनका भी यूज करेंगे, तो K की वैल्यू यहाँ पर उठा के पुट करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे। और यहाँ पर हम लोग गलती क्या करते थे, मैंने आपको बताया था, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता था, हाफ के x1 का स्क्वायर माइनस के x2 का स्क्वायर, ठीक है। कंप्रेशन के केस में, एक्सपेंशन के केस में क्या होता था, x2 का स्क्वायर माइनस के x1 का स्क्वायर। ये हम लोग लेते थे किस केस में, एक्सपेंशन के केस में, और ये लेते थे बच्चे हम लोग कंप्रेशन के केस में, ठीक है। कंप्रेशन के केस में चेंज इन एनर्जी नेगेटिव होती है, एक्सपेंशन के केस में क्या होती है, पॉजिटिव लेते थे, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात करते हैं पॉजिटिव लेते हैं, बाय द सिस्टम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्प्रिंग है, आप लोग थोड़ा सा सेकंड वाले फॉर्मूले को याद रखेंगे, इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। वर्क डन। अब देखो हम बात करते हैं एनर्जी की, किसकी बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। आप थोड़ा सा मेरे साथ देखेंगे ध्यान से, मैंने अभी आपको वर्क डन बताया बच्चे, वर्क डन होता है एफ डॉट डी, कोई दिक्कत किसी को। मैं स्मॉल वर्क डन की बात करता हूँ, एलिमेंट्री वर्क डन, क्या लिखूंगा यहाँ पर, एलिमेंट्री वर्क डन की बात करता हूँ। एलिमेंट्री वर्क डन हो जाएगा बच्चे स्मॉल डी डब्ल्यू, तो यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट डी एक्स ले लेता हूँ। जब एलिमेंट्री की बात की जाती है तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डी एक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, डी एक्स बोलेंगे। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं रिजोल्व करता हूँ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास, फोर्स तो हमारे पास एम ए होता है, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो एम, क्या मैं एक्सीलरेशन को डी वी बाई डी टी लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी आंखें खुली रखनी है और ये देखना है, ये डी टी को मैं एक्स के नीचे लिख लेता हूँ, तो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी होता है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में हो जाएगा एम वेलोसिटी इंटू में डी वी। मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ इसको V1 से V2 तक, और इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं 0 से W तक। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, हाफ ये m ये V2 का स्क्वायर माइनस के V1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा, इसको मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ। अगर कोई भी बॉडी है और वो v की स्पीड से मूव कर रही है और वेलोसिटी में कुछ भी चेंज हो जाता है या फिर रेस्ट से कोई वेलोसिटी अटेन कर लेती है, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या है, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बारे में होता है, इसको इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना। काइनेटिक एनर्जी में बॉडी की में कितना चेंज हो रहा है, दैट विल वर्क डन। आपको दिया है कि स्टार्टिंग में बॉडी की स्पीड 40 थी, कुछ टाइम बाद स्पीड 20 रहेगी, तो कितना काम किया होगा, तो 40 पर हाफ एम वी स्क्वायर निकालो, 20 पर हाफ एम वी स्क्वायर निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो। क्या निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो, दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन। किसके बराबर रहेगा, ये वर्क डन के बराबर रहेगा, वर्क डन के इक्वल रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई भी डाउट नहीं। अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज पता है, ये जो मैंने रिलेशन लिखा है इसको आप लोग एक वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हो। क्या बोलते हैं इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या है, वर्क और एनर्जी बोथ आर सेम थिंग बट इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। बस अगर बॉडी रेस्ट की स्टेट में, यहाँ पर देखेंगे मैं लिखूंगा वर्क डन इज इक्वल टू में एफ डॉट डी, एक लिखूंगा वर्क डन इज इक्वल टू में हाफ एम वी स्क्वायर, एक लिखूंगा वर्क डन इज इक्वल टू में एम जी एच बोथ। इसको हम लोग नाम देते हैं बच्चे, इस वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी का, और इस वर्क डन को नाम देते हैं आप लोग पोटेंशियल एनर्जी का। किसका देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का। अगर आपके पास कोई भी बॉडी है और एम मास की बॉडी है, आप बॉडी को डिस्प्लेस करके यहाँ पर लेके आ गए, डिस्प्लेसमेंट आपने डी चला, तो वर्क डन ये होगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। कोई भी बॉडी है और बॉडी का मास एम है और बॉडी को आपने वी की स्पीड दे दी, वी की स्पीड से लगातार मूव कर रही है, तो वर्क डन विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। कोई बॉडी हमारे पास यहाँ पर थी एम मास की, इसको आपने थोड़ा सा एच हाइट तक उठाया, एच हाइट तक उठा के यहाँ पर लेके आ गए, तो यहाँ पर अगर इसको मैं रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ, तो यहाँ पर जाओगे तो हमारे पास दैट वर्क डन इज इक्वल टू में एम जी एच के हो जाएगा। किसके हो जाएगा, एम जी एच के। तो बॉडी को आप वर्टिकली डिस्प्लेस करते हो तो वर्क डन एम जी एच हो जाएगा, बॉडी को आप हॉरिजेंटली मूव करा देते हो बॉडी मोशन की स्टेट में, तो वर्क डन हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। और डी डिस्टेंस से आपने बॉडी को बस हॉरिजेंटली डिस्प्लेस कराया तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ डॉट डी हो जाएगा। तो तीनों सिचुएशन में है वर्क डन, बस इसको नाम दे देते हैं काइनेटिक एनर्जी का, इसको नाम दे देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का।
यूनिट की बात करूंगा तो तीनों केसेस में जो यूनिट रहेगी हमारे पास एनर्जी की, दैट विल बी जूल। क्या रहेगी? जूल रहेगी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वाट सेकंड। एनर्जी हमारे पास वाट इनटू में सेकंड भी होती है, या फिर इसको हम लोग देखेंगे हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तीनों यूनिट इसी की हैं। एक जूल इजिकल टू में 10⁷ अर्ग होता है, याद रखेंगे। जूल इज द यूनिट ऑफ एम के सिस्टम एंड अर्ग इज द यूनिट ऑफ सीजीएस सिस्टम। एम के सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगी? जूल हो जाएगी, और सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगी? आपकी अर्ग हो जाएगी, और एम के सिस्टम में जूल हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क और एनर्जी बोथ आर सेम थिंग, दोनों की यूनिट सेम है। और फिजिक्स में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था फिजिक्स में, जिन भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम होती है, जिस भी फिजिकल यूनिट की यूनिट सेम होती है, ऑल क्वांटिटीज आर सेम, सिमिलर। इनका इफेक्ट सेम होता है, इनका पर्पज क्या होता है? सेम रहता है। या तो यूनिट सेम हो, या फिर हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते थे। किसकी? डायमेंशनल फॉर्मूला की। कोई भी दो क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है तो बोथ आर सेम। जैसे टाइम की बात करते थे हम लोग, इंडक्टेंस L/R, R इंटू में C, दोनों टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों का पर्पज किसको है? टाइम को डिनोट करना है। ठीक है, दोनों से टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मिलता है। कोई डाउट किसी को? वर्क एनर्जी। सेकेंड पोर्शन है बच्चे हमारे पास, मैंने आपको स्टार्टिंग में टॉपिक बताए थे, ये हमने वर्क डन के बारे में बात किया, और वर्क इज रिलेटेड टू द एनर्जी। तो इस वीडियो में सिर्फ इन दो पॉइंट को रखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको पावर और प्रेशर, इन दो के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पावर प्रेशर के साथ साथ मैंने जो रिलेशंस बताए इनको भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के जो भी डाउट्स हैं आपके पास, जो भी क्वेश्चन है आप लोग कर लो एक बार। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को बच्चे। शेयर कर दो एक बार चैनल को, जो भी आपके सर्कल में स्टूडेंट्स हैं, मर्चेंट नेवी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी डाउट है एक बार उन तक इस जो भी चैनल है उनको उन तक सेंड कर देंगे, इसको शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है बच्चे। ठीक है, तो अगली वीडियो मिलते हैं बच्चे। थैंक यू, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।